नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर नंबर 4 को। पेपर नंबर 4 के अंतर्गत हम देखेंगे वीडियो नंबर 10। इसके पहले हम 9 वीडियो बना चुके हैं पेपर नंबर 4 के, जो कि आप अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 सभी पेपर के लिंक हम दे रहे हैं। आप वो सभी वीडियो जाकर के देख लेंगे, आपके एग्जाम के व्यू से बहुत वो महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परीक्षण प्रशासन। ठीक है, परीक्षण प्रशासन हम देखेंगे। इसके बाद हम प्राप्तांक और फलांक को देखेंगे। उसके बाद व्यक्तित्व देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्यक्तित्व का आकलन। ये आपका यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आता है, पेपर नंबर 4। तो दोस्तों, आइए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परीक्षण प्रशासन को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर प्रशासन, आप परीक्षण को देखिए और प्रशासन को देखिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम परीक्षण को देखेंगे और प्रशासन को देखेंगे। तो परीक्षण का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप बीएड का एग्ज़ाम जब देने जाते हैं, ठीक है, बीएड का एग्ज़ाम आप जब देने जाते हैं तो क्या होता है, वो एक परीक्षण हो गया। लेकिन उस बीएड एग्ज़ाम को कराने के लिए, ठीक है, रणनीति क्या तैयार की जाती है, कैसे कौन रणनीति तैयार करता है, कैसे रणनीति तैयार की गई, वो क्या हो गया, वो एक शासन हो गया। ठीक है, वो शासन और प्रशासन में अंतर क्या होता है? शासन का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कि शासन, ठीक है, शासन कौन हो गया, भारत पर शासन किसका है? तो मुख्यमंत्री, जो मान लीजिए कि इस समय भावी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो उनका शासन चल रहा है और उनके शासन का जो वो करा रहा है, मान लीजिए वो जो आदेश देते हैं उसका जो पालन करा रहा है वो प्रशासन कराती है। तो परीक्षण का, तो मान लीजिए कि परीक्षण क्या होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, ये जो काम है वो शासन का काम है। लेकिन उसको कंडक्ट कराना, परीक्षा कैसा होगा, किस माहौल में होगा, कहाँ परीक्षा होगा, किस तरीके से परीक्षा होगा, ये प्रशासन का काम है। तो ये परीक्षण प्रशासन हुआ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा कहने के लिए, तो ये हम समझाने के लिए आपको समझा दिए हेडिंग कि परीक्षण प्रशासन क्या होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं कि मेरा वीडियो लंबा होता है। वीडियो लंबा होने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए परीक्षा और प्रशासन को तो हम बता दिए कि परीक्षण क्या होता है और प्रशासन क्या होता है। लेकिन आप जब बीएड का एग्ज़ाम देंगे और जब पेपर आप लिखने जाएंगे तो आपके पास शब्दों की कमी होने लगेगी। सोचेंगे कि इसके बाद हम क्या लिखें। तो दोस्तों, ये जब लिखा हुआ आप एक बार सुन लेंगे, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, तो आपको शब्दों की कमी नहीं होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को यूज करके 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज लिख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं परीक्षा प्रशासन को विस्तृत रूप से। परीक्षण प्रशासन का अर्थ है परीक्षण के दौरान एक परीक्षण शुरू करने से लेकर उसके परिणाम तक सारी गतिविधियों को सुचारू रूप से संपन्न कराना। यानी जो पेपर, मान लीजिए कि पेपर का डेट रख दिया गया, उसके बाद किस व्यवस्था में करा जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, कैसे रिजल्ट आएगा, ये सब परीक्षण प्रशासन की देन होती है। ठीक है, परीक्षण प्रशासन इसको संपन्न कराता है। कुछ परीक्षणों का प्रशासन अत्यंत सरल है पर अन्य का दुष्कर। कुछ परीक्षणों का प्रशासन इतना कठिन है कि इसके लिए लंबे प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऐसा पेपर हो, जैसे मान लीजिए कि टीचर बहाली हुई, ठीक है, टीचर बहाली हुई या रेलवे एसएससी का ये होता है, तो बहुत सारे इसमें प्रशासनिक कारणों से जो प्रशासन होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है कि एक सामूहिक पेपर, जो एग्ज़ाम ये होता है, कई लाख बच्चे होते हैं, कई करोड़ बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनका संपन्न कराना, उन लोगों का परीक्षा संपन्न कराने में प्रशासन, जो शासन प्रशासन होती है, प्रशासन, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सामूहिक परीक्षा में एक मुख्य प्रशासनिक कार्य समूह का नियंत्रण भी है। यह अत्यंत कठोरता से नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो मान लीजिए प्रशासन का काम है वो अधिक कठोरता से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे परीक्षण की वस्तु स्थिति में एक
अस्वाभाविकता उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम करा रहे हैं, आपका बीएड का ही एग्जाम हो रहा है, सपोज मान लीजिए कि आपका बीएड का एग्जाम हो रहा है, और मान लीजिए कि मान लीजिए कि आपको कोई बार बार आकर के डिस्टर्ब खड़ा कराता है नकल चेक करने के लिए, आपको आकर के रूम में बार बार ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता है, तो उससे क्या होगा, जो आप पेपर दे रहे हैं उसकी वस्तु स्थिति में अपना दिक्कत होगा, परेशानी होगी, जो रिजल्ट आपका आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। आप जो लिखना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको कुछ याद है और आप लिख रहे हैं, उसी में आकर के आपको कोई खड़ा करा देगा तो जो आप लिख रहे हैं तो वहाँ आप भूल जाएंगे। तो ये जो परीक्षण प्रशासन होता है उसको ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा टाइट यानी ज़्यादा अपना तीव्र गति से कठोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आवश्यक, देखिए यहाँ परीक्षक मित्रता का वातावरण बनाए रखें एवं उसकी परीक्षार्थियों से सहानुभूति हो तो एकतानता के माध्यम से समूह पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यदि आवश्यकता समझे तो शुरू में कठोर एवं बाद में अधिक लचीला दृष्टिकोण अपना सकते हैं। परीक्षण के प्रशासन में यह ध्यान रखना पड़ता है कि वातावरण परीक्षार्थी के अनुकूल है या नहीं, यानी जब आप परीक्षा देते हैं तो आपके अनुकूल वातावरण है या नहीं, ये किसका काम है, ये प्रशासन का काम है कि वो देखे और उस चीज़ को समझे। तो दोस्तों यहाँ पर ये हेडिंग तो मान लीजिए परीक्षण प्रशासन को आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे परीक्षण की परिस्थितियाँ। परीक्षण जो होता है उसकी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं इसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा है, जहाँ परीक्षा आप दे रहे हैं वहाँ का खुला वातावरण होना चाहिए, हवादार रूम होना चाहिए, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे पानी हवा की व्यवस्था, उचित प्रकाश की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, परीक्षा कक्ष, शांत जगह, सुबह परीक्षा। और देखिए परीक्षा जो करा रहे हैं आप, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि अगर परीक्षा कराया जा रहा है तो परीक्षा सुबह के टाइम में होनी चाहिए, क्योंकि आपको शाम को जो बच्चे होते हैं वो थक जाते हैं और थक जाएंगे बच्चे और आप उनसे एग्ज़ाम कराएंगे तो शाम को जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो ये जो परीक्षण की परिस्थितियाँ होती हैं इसमें प्रशासन को ये भी चाहिए, ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो परीक्षा का कंडक्ट कराया जाए, जो परीक्षा हो वो सुबह टाइम में कराया जाए, जिससे कि बच्चे रिफ्रेश रहते हैं, ताज़ा रहते हैं और उस जो भी उनको लिखना होता है एक अच्छी तरीके से अपना प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग प्राप्तांक या फलांक, ठीक है। बहुत लोगों को फलांक जैसे दे देता है कि फलांक क्या होता है, फलांक के बारे में बताइए, फलांक क्या होता है, फलांक पर विस्तृत चर्चा करिए। तो बहुत लोगों को दोस्तों आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि फलांक है क्या, ठीक है। तो उसका अगर देखिए एक और यहाँ पर बात हम बता देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी न समझ में आए तो तुरंत इंग्लिश के तरफ जाइएगा, ठीक है। कि क्या स्कोरिंग यानी मान लीजिए कि क्रिकेट मैच चल रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान से मैच चल रहा है, तो उसमें देखते हैं ना कि स्कोर कितना हुआ है यानी रन कितना बना है, ठीक है। कितना स्कोर भारत ने बनाया तो 196 रन बनाया, तो 196 रन जो बनाया वो भारत का स्कोर हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तो क्रिकेट से संबंधित हो गई, लेकिन अगर पेपर से संबंधित देखा जाए, परीक्षण से संबंधित देखा जाए तो परीक्षण में जब आप परीक्षा दिए तो आपका स्कोर कितना आया। मान लीजिए कि आप 80% लाते हैं, 90% लाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपको एक स्कोर हो गया। तो ये स्कोर आपने साल भर जो पढ़ा, ठीक है, एक साल जो आपने पढ़ा उसके बाद आपका परीक्षण किया गया तो आपके अंदर आपका मानसिक आकलन किया जा रहा है, ठीक है। आपको पेपर पर सवाल दिया गया, आपने उसको हल किया और उस हल करने के जो आपने जो सवाल को हल किया उसका एक विषय विशेषज्ञ से मूल्यांकन कराया जाता है, और मूल्यांकन जो करता है वो उसमें मान लीजिए कि 90 नंबर का है तो उसमें किसी को 70 नंबर, 80 नंबर, 90, 85 नंबर, जो ये स्कोरिंग होता है ये क्या है, यही प्राप्तांक है। लेकिन प्राप्तांक भी दो तरह, प्राप्तांक में कुछ समझना ये चीज़ है कि जैसे आगे इसमें हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। आकलनों में परीक्षण प्राप्तांक पर एक प्रकार का सूचक है, ठीक है। आकलनों में परीक्षण
प्राप्तांक पर एक प्रकार का सूचक है। यानी जो ये प्राप्तांक है ना 80 नंबर 90 नंबर, ये जो आकलन करते हैं, मूल्यांकन परीक्षण करते हैं, उसका एक क्या है, एक प्रकार का सूचक है जो यह बताता है कि छात्र ने एक निश्चित समय अवधि में परीक्षा में क्या प्रदर्शन किया तथा एक ही छात्र ने अध्ययन रह करके, माने एक ही साथ जो एक छात्र ने अध्ययन रह करके कितना ज्ञान अर्जित किया। जब ये क्या होता है प्राप्तांक में, जब बच्चा पेपर देता है तो रिजल्ट निकलता है, तो रिजल्ट निकलता है तो वो कितना अंक प्राप्त किया उसी को प्राप्तांक कहते हैं। किसी मानसिक परीक्षा में प्राप्तांक स्कोर एक संख्यात्मक परिणाम है। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। किसी मानसिक परीक्षण में प्राप्तांक यानी स्कोर एक संख्यात्मक परिणाम है। संख्या में होता है ना कि 80 नंबर 90 नंबर, या ये संख्यात्मक परिणाम है। पर यह परिणाम किस प्रकार है यह परीक्षण की सामग्री पर निर्भर है और इस बात का भी सामग्री का संगठन किस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए रास महोदय प्राप्तांक के बारे में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, प्राप्तांक के बारे में ये यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ परिभाषाएं बता दे रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे रास के अनुसार, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, इसलिए कि प्राप्तांक फलांक जरूर पूछता है। 2 नंबर में पूछे, 5 8 नंबर में पूछे, जरूर पूछेगा आपको प्राप्तांक या फलांक के बारे में। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्राप्तांक और फलांक एक ही चीज है। आप जो नंबर पाते हैं, जितना नंबर पाते हैं वही प्राप्तांक है। ठीक है, किसी परीक्षण में व्यक्ति के निष्पादन का संख्यात्मक वर्णन है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी परीक्षण में कोई परीक्षण होता है व्यक्ति के, उसी का निष्पादन का संख्यात्मक वर्णन है। किसी व्यक्ति का किसी परीक्षण में अच्छा प्राप्तांक नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति की योग्यता कम है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कि आपने एग्जाम दिया बीएड का और आपका मेरिट कम आ गया तो इससे आपको ये नहीं आंका जा सकता है कि आपके पास दिमाग या ब्रेन कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राप्तांक कई बातों पर निर्भर है। कम प्राप्तांक करना वजह योग्यता की कमी के शारीरिक रोग, दृष्टि की क्षीणता, संवेगात्मक व्यवधान या अन्य किसी कारण से भी संभव हो सकता है। यानी जैसे आपका मेरिट कम आने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से कहीं विक्षिप्त हो या कोई अपना आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, कमी से शारीरिक रोग, दृष्टि की क्षीणता या शारीरिक कोई दोष हो या कोई मान लीजिए परीक्षा आप दे रहे हैं कोई व्यवधान पड़ जाए तो उस स्थिति में क्या है, मेरिट नंबर कम आ सकता है। ठीक है, अब आप प्राप्तांक को देख लिए। अब वास्तविक प्राप्तांक क्या है? ठीक है, वास्तविक प्राप्तांक क्या है, इसके बारे में भी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वास्तविक प्राप्तांक के बारे में बताइए। ठीक है, रॉ स्कोर। तो रॉ स्कोर क्या है इसके बारे में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 50 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है और 50 में 50 नंबर लाता है। ठीक है, 50 में 50 पाते हैं तो वास्तविक प्राप्तांक 50 होगा। ठीक है, वास्तविक प्राप्तांक क्या होगा, 50 होगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति 100 में 50 अंक प्राप्त करता है तो वास्तविक प्राप्तांक 50 ही होगा। यानी जो जितना अंक पा रहा है, जैसे 50 में 40 अगर पा गया व्यक्ति तो क्या होगा, ये वास्तविक प्राप्तांक क्या होगा, 40 होगा। 50 में 35 अगर नंबर पा जाते हैं तो 35 वास्तविक प्राप्तांक होगा। ठीक है, तो ये 50 में 50 पाना और 100 में 50 पाना, इसमें क्या है, ये प्राप्तांक वास्तविक प्राप्तांक में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ना, इसको हम लोग 100% मानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई 50 में 50 नंबर पा गया तो ये क्या हो गया, ये 100% हो गया ना, ये 100% यानी बिल्कुल बहुत तेज लड़का है। लेकिन अगर कोई 100 में 50 नंबर पाता है तो ये क्या हो गया, ये तो 50% हो गया। तो ये क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा निम्न बुद्धि का है। 50% ये पूर्ण रूप से अपना बुद्धि का है। तो यहाँ वास्तविक जो प्राप्तांक होगा ये यहाँ पर 50 होगा
ठीक है, 50 होगा वास्तविक प्राप्तांक, यहाँ भी 50 वास्तविक प्राप्तांक होगा। लेकिन ये जो प्राप्तांक 50-50 आ रहा है, इन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि इस 50 में 50 जो पाया ये 100% है, ये यानी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, तेज है। लेकिन ये 100 में 50 जो लड़का पाया हुआ है, तो क्या है, इसका भी वास्तविक प्राप्तांक 50 है, लेकिन ये 50% ये तेज है, यानी ये इसकी बुद्धि लब्धि इस बच्चे से कुछ कम है। अब देखिए नेक्स्ट व्यक्तित्व देखेंगे, पर्सनालिटी, यानी आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये किस चीज़ पर निर्भर करती है। यहाँ पर सीधे हेडिंग देख लीजिए, ये व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी क्या है, आपका डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का राज क्या है, आप क्यों इतना स्मार्ट लग रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं इसीलिए आप स्मार्ट लग रहे हैं, आप लंबे चौड़े हैं, आपका रंग गोरा है, सांवला है, आपको मैं पसंद करता हूँ, यानी स्मार्टनेस, ब्लेजर आप पहन लिए तो और स्मार्ट लगने लगे, तो ये सब क्या है, ये पर्सनालिटी है, ये व्यक्तित्व है। ठीक है, तो ये इसको आप लोग समझ ही गए, लेकिन फिर भी इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा विस्तृत। सामान्य व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के कद, रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अर्थात शारीरिक संरचना, व्यवहार, बोलचाल का तरीका सहिष्णु व मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। यानी जब आप प्रेम से बोलेंगे या सहिष्णुता व मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। ये सभी गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना है। ठीक है, आप अच्छे से बोलते हैं, किसी के सामने अच्छा से व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो आपके व्यक्तित्व को ये आईना यानी आपका शीशा प्रदर्शित करता है, आपको वो प्रदर्शित करता है कि आप कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व हुआ। अब व्यक्तित्व के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 3 परिभाषाएं आपको हम दिए हैं, ये तीनों में से आप लोग देख लीजिएगा, जो आपको आसान लगे 1 या 2 लिख लीजिएगा, पेपर में एकदम निश्चित आएगा, एकदम 100% आएगा। व्यक्तित्व की परिभाषा वुडवर्थ के शब्दों में, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के समूचे व्यवहार को गुणवत्ता है। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार हो गया। बोरिंग के शब्दों में क्या है, व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व अस्थायी समायोजन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गेट्स के शब्दों में। गेट्स महोदय क्या बोलते हैं, तो गेट्स महोदय बोलते हैं, गेट्स के शब्दों में व्यक्तित्व से तात्पर्य है गुणों का प्रारूप, न कि कुछ विशेषताओं की मात्र सूची। ठीक है, ये रहा परिभाषा को आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी बहुत बिंदास है, बहुत मस्त है आप लोग। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर लग रहा है आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही जो सब्सक्राइब आप करते हैं, जो लाइक करते हैं, जो शेयर करते हैं, वो हमारे मेहनत का फल केवल वही है। ठीक है, तो आप अगर हमें थोड़ा सा आपको ये लगे कि नहीं ये पढ़ाने का तरीका सर का अच्छा लगा या बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं व्यक्तित्व का आकलन। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम उठाते हैं और आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा रहे हैं। व्यक्तित्व का आकलन यानी अब पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी का आकलन हम कैसे करेंगे हैं? आप तो अच्छे हैं, स्मार्ट है, लंबे चौड़े हैं, आपका व्यवहार अच्छा है। ठीक है, तो लेकिन ये हम कैसे मानेंगे, कैसे हम जानेंगे कि हाँ आपका व्यवहार ठीक है, आपका जो व्यवहार रहा वो सभी लोगों के समक्ष अच्छा रहा, तो इसका कहीं ना कहीं से हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा। आपके जो व्यक्तित्व है उसका हमें असेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, सन 1880 में फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम व्यक्तित्व मापन हेतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग प्रारंभ किया। ठीक है, यहाँ 1880, ये आप लोग याद रखिएगा, 1880 और गाल्टन। ठीक है, सर्वप्रथम व्यक्ति का पर्सनालिटी का आकलन, आपके पर्सनालिटी का मूल्यांकन कौन करने के लिए कौन सुझाव दिए, तो सन 1880 में फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, गाल्टन ने व्यक्तित्व का मापन के लिए सर्वप्रथम व्यक्तित्व मापन हेतु प्रश्नावली विधि दिए। कौन विधि दिए? प्रश्नावली विधि। यहाँ 3-4 क्वेश्चन सी-टेट के लिए आपका तैयार हो रहा है, इसको आप लोग प्लीज अपना जो अगर नोट्स बना रहे हैं उस पर लिखते जाइएगा। ठीक है, व्यक्तित्व का आकलन सर्वप्रथम किसने किया, तो गाल्टन महोदय ने किया। व्यक्तित्व का आकलन किस वर्ष में किया गया? 1980 में किया गया। व्यक्तित्व का आकलन
प्रश्नावली विधि का प्रयोग प्रारंभ किया, यानी किसने प्रश्नावली विधि का प्रयोग किसने किया, तो गाल्टन ने किया। ठीक है, तो ये सब 3-4 क्वेश्चन यहाँ तैयार हो रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्नावली विधि का प्रयोग प्रारंभ किया था। आलपोर्ट व कौटिल्य का भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, क्या था, आलपोर्ट व कौटिल्य का भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान था व्यक्तित्व का आकलन के लिए। तो व्यक्तित्व आकलन के लिए जो प्रश्नावली विधि है, इसमें व्यक्ति एस नो, हाँ या नहीं में उत्तर देता है। ठीक है, एस और नो में उत्तर देता है व्यक्ति। जब उसका हम पर्सनालिटी का मूल्यांकन करते हैं, जब उसका व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, तो इसमें जो प्रश्नावली विधि है, हम उससे प्रश्न करते हैं और प्रश्न का जो उत्तर आप किसे मानते हैं, सबसे ज़्यादा किसको इज्जत, आप सबसे ज़्यादा किसकी इज्जत करते हैं, माता या पिता या फ्रेंड की, तो इस तरीके का क्वेश्चन और एस नो में हम उत्तर लेते हैं। ठीक है, तो हो गया प्रश्नावली विधि। ठीक है, अब देखिए स्वयं रिपोर्ट सूची। हम क्या स्वयं रिपोर्ट एक बनाते हैं, जैसे आपका हमें मूल्यांकन करना है। ठीक है, आप लड़के हैं या लड़की हैं या जो भी है, आपका अगर हमें मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना है तो उसमें एक स्वयं रिपोर्ट सूची होता है। हम स्वयं रिपोर्ट बनाएंगे या उसकी सूची तैयार करेंगे। तो इस विधि में व्यक्ति के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों या कथनों की सूचियाँ तैयार की जाती है। व्यक्ति उसका उत्तर हाँ या नहीं में देकर परीक्षणकर्ता के समक्ष स्वयं अपना मूल्यांकन करता है। अतः इस विधि को स्व मूल्यांकन विधि या सेल्फ अप्रूवल मेथड कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा है आज स्वयं रिपोर्ट सूची। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड प्रथम वर्ष के, बीएड प्रथम वर्ष, सेकेंड वर्ष या तृतीय चतुर्थ वर्ष सभी के आपको प्रैक्टिकल सहित, ठीक है, प्रैक्टिकल सहित आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।